हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची शर्मानी आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th जीव विज्ञान में अध्याय 6 वंशागतिकी के आणविक आधार। ठीक है, उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब तक हम लोग अध्याय 5 में हम लोगों ने पढ़ा था वंशागतिकी के संपूर्ण विधि के बारे में। वंशागतिकी में क्या क्या लक्षण होते हैं, वंशागतिकी की क्रियाएं कैसे कैसे होती है, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? वंशागतिकी में आणविक सिद्धांत, मतलब वंशागतिकी में जो जीन्स भाग लेते हैं, जो डीएनए और आरएनए आनुवांशिकता के लिए जो इकाई होती हैं, उनका आणविक सिद्धांत क्या क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डीएनए संबंधित अध्ययन करेंगे, आरएनए संबंधित अध्ययन करेंगे, और इनमें इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर बेसिक होता है, मतलब इसका जो संरचना होता है वो किन किन चीज़ों से, कैसे कैसे इकाइयों से, कौन कौन सी इकाइयों और उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, उनके कार्य क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक है वंशागतिकी के आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस आनुवांशिक पदार्थ, अच्छा, आनुवांशिकता और आनुवांशिकी के बारे में जानकारी हम लोगों को अध्याय 5 में हो ही चुकी है। तो आनुवांशिकता क्या होती है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षणों की वंशागतिकी होती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षणों का आदान प्रदान होता है, उसको बोलते हैं वंशागतिकी। क्लियर? अब देखते हैं वंशागतिकी का आणविक सिद्धांत, जो टॉपिक है हमारा, वो क्या बोलता है। आनुवांशिक पदार्थ की खोज मतलब आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है हमको पहले ही पता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए ही वह इकाई होते हैं जिसके आधार पर पुरानी पीढ़ी से जो नई पीढ़ी में लक्षणों का क्या होता है, जाना होता है, क्या होता है, गमन होता है, जो वो किसके माध्यम से होता है? डीएनए और आरएनए के माध्यम से होता है। ठीक है, तो जो आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए है ना और आरएनए, इसका जो पैकेजिंग है, डीएनए प्रतिवलन, द्विगुणन, सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शन, आनुवांशिक कोड। अच्छा, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से पाठ्यक्रम को, सिलेबस क्या क्या है हमारा इस चैप्टर का, ये देख लेते हैं। आनुवांशिक पदार्थ की खोज कैसे हुई, आनुवांशिक पदार्थ का नाम किसने दिया, आनुवांशिक पदार्थ में कौन कौन सी संरचनाएं आती हैं वो, फिर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए और आरएनए की संरचना क्या होती है, उसे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? पैकेजिंग, किसकी? डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है वो देखते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद डीएनए में प्रतिवलन मतलब होता है द्विगुणन। एक डीएनए की संरचना से दूसरी डीएनए की जो संरचना होती है वो कैसे बनती है। उसके बाद पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा का अध्ययन करेंगे। सेंट्रल डोग्मा के अध्ययन के बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि एक जो आणविक संरचना होती है उसका दूसरी आणविक संरचना के रूप में वृद्धि और विकास होना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। आनुवांशिक कोड, आनुवांशिक कोड के रूप में कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है ना, तो उसका एक कोड होता है, उस कोड का अध्ययन करेंगे। तो जो लक्षण होते हैं वो डीएनए के माध्यम से, कौन से लक्षण किस कोड के माध्यम से जाएंगे, उस कोड का अध्ययन करेंगे। फिर है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के बाद आएगा जीन की अभिव्यक्ति। जीन अभिव्यक्ति, जो जीन होता है, डीएनए में पाए जाने वाली छोटी इकाइयों को, उप इकाइयों को जीन बोलते हैं ना। नियमन लेक ओपेरॉन, लेक ओपेरॉन जो जीन की संरचना होती है, जीनोम एवं मानव जीनोम एवं चावल जीनोम प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट होता है चावल जीनोम प्रोजेक्ट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग कैसे होती है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, जब फिंगरप्रिंट के माध्यम से पता चल जाता है कि किस व्यक्ति का ये फिंगरप्रिंट है, मैच करने से। और सारे इंसानों की, सारे जो जीव होते हैं उनका जो प्रिंट होता है वो क्या होता है, जो अलग, मतलब जो संरचना होती है, इनके बॉडी की जो संरचना होती है, प्रिंट की जो संरचना होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है ना। तो इन संरचनाओं का अध्ययन हम लोग इस सिलेबस में करेंगे कि कैसे फिंगरप्रिंटिंग का अध्ययन किया जाता है और पता लगाया जाता है कि ये किसका फिंगरप्रिंट है।
इन सारे सिलेबस को किस चैप्टर में हम लोग ऐड करेंगे? इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे किसमें? वंशागतिकी के आणविक सिद्धांत में। अब देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। जीवों में आनुवांशिकता जो होता है वो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जीन अथवा जो नाभिकीय अम्ल होता है वो करता है ना। जो जीन क्या होता है? नाभिकीय अम्ल को सर्वप्रथम किसने खोज किया था? फ्रेडरिक मिश्चर ने 1868 में नाभिकीय अम्ल का खोज किया और उसको कहाँ देखा था? सबसे पहले मवाद कोशिकाओं में देखा था। पस जो सेल होता है, पस सेल मतलब क्या हो गया? जो डिफेक्टिव पस होता है, मतलब जिसमें मवाद भर जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि ये खराब हो गया है, इसमें जो पस है वो खराब पस पड़ गया है, वो क्या होता है? उसके केंद्रक में क्या किया था? मिश्चर ने जीन को निकाला था। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसको क्या किया था? अलग किया था। ठीक है, अतः उन्होंने इसे क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस से अलग किया था, केंद्रक से अलग किया था, इसलिए क्या नाम दिया इसको? न्यूक्लिन कहा। ठीक है, बाद में जो अम्लीय स्वभाव के कारण इसको क्या नाम दिया था? अल्टर नाम ने, जो अल्टमान जो थे उन 1899 में इन वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया था इसको? नाभिकीय अम्ल अथवा न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था। क्लियर? लेविन जो थे 1910 में, लेविन नाम के जो वैज्ञानिक थे 1910 में क्या किए थे? रासायनिक विश्लेषण के आधार पर ये बताया था कि उसका जो रासायनिक मतलब उसकी जो संरचना होती है उसका जो रासायनिक क्या किया था? विश्लेषण किया कि उसमें कौन कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन से रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। उसके आधार पर बताया कि इसमें फॉस्फोरिक अम्ल तथा राइबोज अथवा डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। उसका जो रासायनिक अध्ययन किया कि उसमें कौन कौन से संरचना प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सी संरचना उपस्थित होती है, तो उन्होंने पाया, लेविन नामक वैज्ञानिक ने, कि इसमें फॉस्फोरिक अम्ल उपस्थित होता है। फॉस्फोरिक अम्ल के साथ साथ राइबोज अथवा जो शर्करा होता है, कौन सा शर्करा? तो डीऑक्सीराइबोज जो शर्करा होता है वो पाया जाता है, उपस्थित होता है। उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स का भी पता लगाया। किसने पता लगाया था? लेविन नामक वैज्ञानिक ने 1910 में पता लगाया, उसका रासायनिक विश्लेषण किया। किसका? तो न्यूक्लिक अम्ल का। उन्होंने बताया कि इसमें फॉस्फोरिक अम्ल पाया जाता है, फॉस्फोरिक अम्ल के साथ शर्करा पाया जाता है जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, और क्या पाया जाता है? राइबोज पाया जाता है। और उस न्यूक्लिक अम्ल में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स का भी किसने पता लगाया था? लेविन नामक वैज्ञानिक ने। अतः जीव में जो पाए जाने वाले नाभिकीय अम्ल होते हैं उसको किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? देखते हैं। नाभिकीय अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तथा फास्फोरस तत्वों के बने न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं, जो जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हुए आधारभूत क्रियाओं पर क्या करते हैं? नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे जनरली। तो क्या बोला जा सकता है? जो नाभिकीय अम्ल होता है, मतलब जो नाभिक में अम्ल पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस और न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं, जो जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हुए आधारभूत क्रियाओं पर, जो क्रियाएं होती हैं उन पर नियंत्रण रखते हैं। आनुवांशिक पदार्थ की जो विशेषताएं होती है वो क्या क्या है देखते हैं। आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं सभी जीवों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। सारे जीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के माध्यम से क्या होती है? आनुवांशिकता की लक्षणों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसमें प्रतिवलन की क्षमता होती है। प्रतिवलन का मतलब होता है कि अपनी एक संरचना से अपने जैसे दूसरी संरचना का निर्माण कर लेना प्रतिवलन कहलाता है, जिसके द्वारा वह अपने जैसा आनुवांशिक पदार्थ बनाता है। हमने अभी ही बोला कि जो अपने जैसे सेम संरचना का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है, अपनी ही जैसी संरचना का निर्माण कर लेता है और वृद्धि करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिवलन। किसमें पाया जाता है? आनुवांशिक पदार्थ का प्रतिवलन एक गुण होता है।
तीसरा बता रहा है कि आनुवांशिक पदार्थ संततियों के द्वारा स्थानांतरित होता है। आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण किनके माध्यम से होता है? संततियों के माध्यम से होता है। पेरेंट्स से बच्चों के में जाता है, फिर वो बच्चों से उनके बच्चों के में जाता है। मतलब क्या होता है? संततियों के माध्यम से आनुवांशिक पदार्थ का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। क्लियर? नेक्स्ट है आनुवांशिक पदार्थ आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, मतलब जो डीएनए होता है, जो आरएनए होता है, वो क्या करता है? आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। वाहक मतलब क्या होता है? माध्यम, है ना। वाहक का मतलब क्या होता है? माध्यम। तो आनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो क्या करता है? माध्यम का कार्य करता है। किसके माध्यम का? लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने का और सूचनाओं को भी प्रसारित करने का, तथा कोशिकाओं के कार्यों को संचालित करता है। कोशिकाएं में जितनी भी क्रियाएं होती है उसका संचालन कौन करता है? तो आनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट है आनुवांशिक पदार्थों में उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है? कि अचानक से चेंजेस आ जाते हैं। वातावरण या फिर अनुकूलन या प्रतिकूलन के का रिएक्शन जो होता है, मतलब रिएक्ट करता है उनके प्रति। तो आनुवांशिक पदार्थ में क्या होता है? उत्परिवर्तन का गुण भी पाया जाता है तथा उत्पन्न परिवर्तन संततियों के माध्यम से वंशागत होते हैं। तो जब उत्परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होगा? उनके जो लक्षण होंगे उनमें चेंजेस आएंगे। उनमें क्या होता है? कुछ चेंज आएगा, दूसरा नया लक्षण उत्पन्न होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, दूसरे पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी में, मतलब अगले पीढ़ी में जाते रहता है, जिसके कारण जीवों में क्या पाई जाती है? विकास और अनुकूलताएं पाई जाती है। अनुकूलताएं हम लोग क्यों बोल रहे हैं? अनुकूलताएं से तात्पर्य क्या है? कि जब वातावरण में क्या होता है? चेंजेस होते हैं, वातावरण में बदलाव होता है, तो सभी संततियों को, सभी जीवों को क्या होता है? उसके लिए लक्षणों का उपार्जन करना होता है ना। नए लक्षणों को उपार्जन करना होता है। तो किस माध्यम से होता है? आनुवांशिक पदार्थ में जब उत्परिवर्तन होता है तो नए लक्षणों का उपार्जन होता है, मतलब नए लक्षण की उत्पत्ति होती है। उन नए लक्षणों का क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है? स्थानांतरण होता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट है आनुवांशिक पदार्थ में आनुवांशिक सूचनाएं जो होती है वो कोड के रूप में विद्यमान रहती है। जब हम लोग डीएनए का पैकेजिंग पढ़ेंगे या फिर जब डीएनए का संरचना पढ़ेंगे तो जो न्यूक्लियोटाइड से बने क्या होते हैं? कोड्स होते हैं, है ना। के जो कोड होते हैं उस कोड में क्या होता है? सूचनाएं जो होती हैं विद्यमान होती है। सूचनाएं जो रहती हैं वो विद्यमान होती है, जिसके कारण कोशिकाओं में जैविक कार्यों पर नियंत्रण होता है। मतलब जो जैविक कार्य होते हैं कोशिकाओं में वो किनके माध्यम से होते हैं? जो डीएनए जो आनुवांशिक पदार्थ में कोड होता है उसके माध्यम से। नेक्स्ट है आनुवांशिक पदार्थ कोड के रूप में उपस्थित आनुवांशिक सूचनाओं को संततियों में अभिव्यक्त करता है। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आनुवांशिक पदार्थ में वो क्या करते हैं? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं और सूचनाओं को प्रसारित करते हैं। ठीक है, तो जब एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तब क्या करते हैं? वो सूचनाओं को स्थानांतरित कर देते हैं। नेक्स्ट है आनुवांशिक पदार्थ ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन द्वारा किसी विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण करता है। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है। ट्रांसलेशन मतलब होता है कि चेंजेस, है ना, ट्रांसलेट करना। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नॉर्मली किस भाषा का उपयोग करते हैं? हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन हम लोग को क्या करना होता है? किसी स्थान पर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं। तो जब हिंदी से इंग्लिश हम लोगों को करना होता है तो क्या करते हैं? हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, बोलते हैं ना, है ना, अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना। तो अपने ही जैसे संरचना को सेम टू सेम एज इट इज़, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना, वैसी संरचना का निर्माण क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है उसमें कुछ चेंजेस आना। मतलब जब दो डीएनए आपस में, दो डीएनए के जो आपस में खंड होते हैं वो जब आपस में जुड़ते हैं तो नए लक्षणों का क्या होता है? नए लक्षणों के उपस्थित क्या होता है? डीएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए का निर्माण होता है। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इससे क्या होता है? किसी विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण करता है। जब डीएनए में ट्रांसलेशन होता है या फिर आनुवांशिक पदार्थ हम कह सकते हैं, तो जब आनुवांशिक पदार्थ में ट्रांसलेशन होता है और ट्रांसक्रिप्शन होता है तब क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। और प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता है?
जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो आनुवांशिक पदार्थों में क्या करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने का कार्य करता है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थों के गुण के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आनुवांशिक पदार्थ की खोज एवं डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में। जो आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, हमको पता है कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए। तो डीएनए का खोज किसने किया था और आनुवांशिक पदार्थ के रूप में हम लोग उसको कैसे मान सकते हैं कि यही आनुवांशिक पदार्थ है, उसका देखते हैं। ठीक है, जीवों के लैंगिक व्यवहार में संतानोत्पत्ति की क्षमता से मनुष्य को इस बात की जानकारी थी कि लैंगिक जनन, देखो क्लियर इन शॉर्ट हम लोग देखेंगे तो जो लैंगिक जनन होता है ना, लैंगिक जनन में क्या होता है, एक नर गैमिट होता है और मादा गैमिट होता है। नर गैमिट और मादा गैमिट जब आपस में मिलते हैं, जब उनमें संयुग्मन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जो जाइगोट क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है ना, नए जीव का निर्माण करता है। तो जब मनुष्यों में इस गुण का निर्माण, जब इस क्षमता से क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता रहता है, तो क्या होता है, उस जीव में आनुवांशिक गुणों का निर्धारण कौन करता है, जो गैमेट्स होते हैं वो करते हैं। परंतु ऐसे पदार्थ की प्रकृति के बारे में विस्तृत जानकारी कब हुई थी, 1928 में। सन 1928 में ग्रिफिथ, जो ग्रिफिथ नाम के वैज्ञानिक थे, उनका जो प्रयोग था उनके आधार पर देखते हैं क्या बोलते हैं ग्रिफिथ। वे पदार्थ जो जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं तथा आनुवांशिक गुणों का निर्धारण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ के लिए एक परिभाषा दिया हुआ है यहाँ पे, वे पदार्थ जो जीवों में क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, किसके माध्यम से, युग्मकों के माध्यम से। युग्मक क्या होते हैं, जो नर गैमिट होता है, मतलब गैमिट को युग्मक बोलते हैं, हमको पता है। तो जो नर का जो एक सेल आया होता है और जो मादा का एक सेल आया होता है, जिसको क्या बोलते हैं, अगर नर से जो आया है उसको बोलते हैं स्पर्म, और जो मादा से आया रहता है उसको बोलते हैं एग सेल। तो ये जो जब दोनों सेल्स में, स्पर्म सेल और एग सेल में, है ना, दोनों में क्या होता है, संयुग्मन होता है, तब क्या होता है, उसमें इनमें जो डीएनए प्रेजेंट होते हैं, इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, उनका जब दोनों जुड़ते हैं तो दोनों का जो डीएनए होता है वो आपस में मिलता है ना, उनके माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं। तो जो स्पर्म सेल में जो डीएनए होता है वो जब एग सेल से अटैच होता है, जुड़ता है, तब उसमें वो चला जाता है। तो उससे क्या होता है, आनुवांशिक गुणों का निर्धारण किस में होता है, जाइगोट में होता है। उसको क्या बोलते हैं, आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं, है ना। जब डीएनए की आनुवांशिक प्रकृति के बारे में खोज नहीं हो पाई थी, तब जो वैज्ञानिक थे उनका मानना था कि आनुवांशिक पदार्थ वही हो सकता है जिनमें क्या होता है, आनुवांशिक लक्षणों को धारण करने की क्षमता जो होती है वो निर्धारित होती है। उनका जो नियम बोलता है ना, वो क्या बोलता है, पहला जो नियम है उन वैज्ञानिकों के अनुसार जब उनको नहीं पता था कि आनुवांशिक पदार्थ किसको बोलते हैं, तो उनका जो मानना था, पहला नियम था उनका कि जो पदार्थ आनुवांशिक लक्षणों को धारण करता है और क्या करता है, उसको निर्धारण करने की क्षमता रखता है, उसको क्या बोल सकते हैं, आनुवांशिक पदार्थ। फिर दूसरा, स्वद्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। स्वद्विगुणन के मतलब क्या होता है, स्व का मतलब होता है खुद से, और द्विगुणन का मतलब होता है कि अपने जैसे दूसरी संरचना का निर्माण कर लेना। तो स्वद्विगुणन की जो क्षमता होती है वो पाई जाती है, उसको भी हम लोग आनुवांशिक पदार्थ बोल सकते हैं। फिर तीसरा है कि उत्परिवर्तित होने की क्षमता, मतलब उनमें वातावरण का प्रभाव होता है, वातावरण का जब इफेक्ट पड़ता है तब उनमें क्या होता है, वातावरण का मतलब ये होता है कि उनमें ताप, दाब और अन्य किसी माध्यम से, प्रकाश या फिर अन्य किसी माध्यम से क्या होता है कि उनमें चेंजेस आते हैं, बदलाव आती है, उसको क्या बोलते हैं, अचानक बदलाव को क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। तो उत्परिवर्तन होने की जो क्षमता होती है, उसको जो फॉलो करता है, इन 3 रूल्स को जो फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं, जो अप्लाई करते हैं उनको आनुवांशिक पदार्थ बोला जाता था। जब जीवित कोशिका असंख्य प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक और जैव रासायनिक पदार्थ का भंडार होता है, जो कोशिका होता है, जो सेल होता है, हर जो जीव होता है वो किससे फॉर्म हुआ रहता है, किससे निर्मित हुआ रहता है, सेल से निर्मित होता है, कोशिका से निर्मित हुआ होता है ना। तो जो कोशिका होता है उसमें कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं और जैव रासायनिक पदार्थ भी
होते हैं। अतः निश्चित रूप से जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो कोई ना कोई जैव रासायनिक पदार्थ होगा, तभी तो वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में या फिर एक कोशिका से दूसरे कोशिका में ट्रांसफ़र हो जाता है। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था। फिर जब बहुत सारी संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया गया है ना, कुछ वैज्ञानिकों ने, आगे आने वाले वैज्ञानिकों ने क्या किया, अध्ययन किया, तब उनमें क्या हुआ, जो भिन्नता थी, मतलब डिफरेंसेस थे, उनके बीच असमानताएं थी, वो क्या हुई, दिखाई दी। तो उससे क्या हुआ, जबकि जो आनुवांशिक लक्षण की प्रकृति और अभिव्यक्ति जो होती है वो क्या होती है, जटिल होती है। उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने का जो प्रोसेस होता है, जो क्रिया विधि होती है ना, वो क्या होता है, अलग होता है। इसमें क्या होता, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं या फिर जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और जो जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं वो तो सरल प्रकृति के होते हैं, लेकिन जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो सरल प्रकृति के नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें ही क्या होता है, पूरे जो आनुवांशिक लक्षणों का क्या होता है, भंडार होता है, जो एक पीढ़ी से उनमें सूचनाओं का क्या होता है, कोड होता है, आनुवांशिक लक्षण का कोड होता है। तो ये सब चीज़ें क्या हो सकती है, वो कोई सरल पदार्थ नहीं हो सकता। कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि कोशिका में जो दो पदार्थ होते हैं वो संरचनात्मक, मतलब संरचना के रूप में और कार्य करने की क्षमता के अनुसार क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार की भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ये जो दो पदार्थों की बात हो रही थी, उनमें से एक पदार्थ था प्रोटीन और दूसरा पदार्थ था डीएनए, जिसकी जो संरचना थी या फिर जो कार्य करने की क्षमता थी वो बाकी कोशिकांगों से अलग थी, बाकी कोशिकांगों से चेंज थी, उनमें बहुत सारी असमानताएं थी उन कोशिका अंगों से। तो उनका नाम क्या हुआ, प्रोटीन और डीएनए। तो प्रत्येक जो कोशिका होता है, प्रत्येक जो जीव होते हैं, उनमें क्या होता है, बहुत सारे हजारों टाइप के अत्यंत असंख्य प्रकार के क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। डीएनए के अणु में भी जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक क्रम होता है, वो एक ऑर्डर में क्या होते हैं, एक ऑर्डर में रहते हैं, मतलब एक क्रम में विन्यस्त होते हैं। इनका जो क्रम होता है वो कभी बहुत ही रेयर केस में क्या होता है, बहुत ही जब कोई घटना हो जाती है या फिर कोई उत्परिवर्तन होता है तभी उसमें चेंजेस आते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है वो लगभग क्या होता है, एक जैसा होता है। संरचनात्मक और क्रियात्मक जो न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम भी होता है ना, वो प्रत्येक मनुष्य के डीएनए में क्या होता है, अलग अलग होता है ना। सारे मनुष्य का जो डीएनए का क्रम होता है ना वो एक जैसा नहीं होता है। अतः वैज्ञानिकों ने ऐसा बोला कि जो जीव में आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो प्रोटीन तो होते ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो डीएनए होते हैं, देखो प्रोटीन जो होते हैं उनमें स्व-द्विगुणन की क्षमता नहीं होती, अर्थात वो अपने जैसा क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो डीएनए होती है उनमें क्या होती है, स्व-द्विगुणन की क्षमता होती है, सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। मतलब वो अपने ही जैसा क्या कर सकता है, अपने ही जैसा संरचना क्या कर सकता है, निर्मित कर सकता है। उनमें वैसा ही कोड होता है, वैसे ही आनुवांशिक पदार्थ की गुण होती है और लक्षण विद्यमान होती हैं। इससे क्या हो सकता है, जो प्रोटीन होता है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में हम उनको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनमें सूचनाओं का क्या होता है, संग्रहण नहीं होता है। अब आज के डेट में अगर इतने सारे खोजों के बाद वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि विषाणुओं को छोड़कर, है ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विषाणुओं के बारे में पढ़ा था कक्षा 11वीं में, है ना। तो विषाणुओं को छोड़कर जितने भी जीव हमारे विश्व में, हमारे जो पृथ्वी पर विद्यमान है, उनमें जो डीएनए का मतलब जो आनुवांशिकता का जो गुण रखता है, आनुवांशिक पदार्थ का जो गुण रखता है वो कौन होता है, तो डीएनए और आरएनए। और अधिकतर क्या होता है, आनुवांशिकता का जो गुण रखता है वो पदार्थ क्या कहलाता है, डीएनए। उसके बाद मेंडल नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, वंशागतिकी के गुण के बारे में अध्ययन किया। हम लोग किस में पढ़े थे, अध्याय 5 में वंशागतिकी के गुण और मेंडल के नियमों का पढ़ा था, है ना। उसमें ये बताया गया था कि जो आनुवांशिकता के वंशागतिकी के लिए जो उत्तरदायी होता है उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलना चाहिए, जीन बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जब स्पष्ट हुआ, कुछ अध्ययन और हुए, उन अध्ययनों के बाद स्पष्ट हुआ कि जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनके गुण सूत्रों में जो केंद्रक उपस्थित होते हैं, है ना,
जो गुणसूत्र होते हैं या फिर जो कोशिका होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र। उनके मध्य भाग में क्या होता है, केंद्रक, और केंद्रक के मध्य भाग में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं डीएनए। इसका एविडेंस किस में है, डीएनए का, डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। इसमें रूपांतरण का प्रयोग किसने किया था, ग्रिफिथ का प्रयोग। रूपांतरण जो होता है, डीएनए में रूपांतरण होता है, उसके लिए किसने प्रयोग किया था, ग्रिफिथ नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि जो डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होते हैं ना, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो लेते हैं, उनका जो प्रयोग था, उनके आधार पर ये बताया गया कि उनका जो रूपांतरण होता है डीएनए का, उसमें कैसे होता है। जब उन्होंने 1928 में, सन 1928 में एक प्रयोग किया, उन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु में एक प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि इस जीवाणु में 2 प्रभेद होते हैं, 2 स्ट्रेन होते हैं। इनकी जो संरचना होती है वो 2 अलग अलग रूपों में होती है, ठीक है। तो पहला क्या होता है, चिकना प्रभेद होता है, स्मूथ टाइप का स्ट्रेन होता है जिसको एस टाइप बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है खुरदुरी प्रभेद, रफ टाइप का स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन बोलते हैं, खुरदुरी प्रभेद। पहला होता है चिकना प्रभेद, दूसरा होता है खुरदुरा प्रभेद। तो चिकना प्रभेद होता है उसको बोलते हैं एस टाइप, और जो रफ होता है उसको बोलते हैं आर टाइप। तो जो चिकना प्रभेद होता है उसको कल्चर माध्यम पर उगाए जाने पर वो चिकनी कॉलोनीज उत्पन्न करते। कॉलोनीज मतलब क्या होता है कि वो अपने जैसे संरचना बहुत सारे, जब उसको कल्चर माध्यम में, कल्चर माध्यम क्या होता है, मतलब उसको एक जगह एक संख्या पर एक ही माध्यम में एक ही वातावरण में उगाया जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, कल्चर माध्यम, ठीक है। तो क्या करता है वो, सेम कॉलोनीज उत्पन्न करता है। चिकना मतलब जो उसका आकार होता है, बाह्य आकार, वो क्या होता है, चिकना होता है, जिसमें क्या होता है, यह न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने में क्षमता रखता है। कौन सा, जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु था उसका जो चिकना प्रभेद है वो। अतः इसे उग्र अथवा वायरुलेंट कहा जाता है, ठीक है। इसको उग्र या फिर वायरुलेंट जीवाणु कहा जाता है। फिर दूसरा है खुरदुरा प्रभेद। ये डिप्लोकोकस का यह प्रभेद कल्चर माध्यम में उगाए जाने पर खुरदुरी इस टाइप का कॉलोनीज उत्पन्न करता है। खुरदुरा कॉलोनी उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है, ये न्यूमोनिया नाम का जो रोग होता है उसको उत्पन्न करने की क्षमता इस प्रभेद में नहीं होती। किसमें, आर टाइप के प्रभेद में। अतः इसलिए इसको अनुग्रह अथवा नॉन वायरुलेंट प्रभेद कहा जाता है। उन्होंने ये तो कर लिया, पहले उन्होंने 2 प्रभेद के बारे में बताया। उसके बाद उनका जो दूसरा कार्य था वो क्या था, जो डिप्लोकोकस जीवाणु का जो चूहे में इंजेक्ट किया, ठीक है, चूहे में क्या किया, इंजेक्ट किया। उन्होंने दोनों प्रकार के जीवाणु थे ना, 2 प्रभेद थे, उनको क्या किया, चूहे में इंजेक्ट कर दिया, चूहे में इंजेक्शन के थ्रू डाल दिया। तो क्या क्या परिणाम प्राप्त हुए देखते हैं। आर अथवा अनुग्र प्रभेद जो था वो चूहे में जो न्यूमोनिया रोग था वो उत्पन्न नहीं करता तथा उनकी मृत्यु नहीं होती। जब आर प्रभेद का इंजेक्शन किसको लगाया गया, चूहे को लगाया गया, तो क्या किया वो, उसमें चूहे में न्यूमोनिया रोग नहीं हुआ और उनकी उस चूहे की मृत्यु नहीं हुई। उसके बाद दूसरा जो उसका प्रयोग का जब प्रयोग हुआ था, उसका जब हमको मिला तो उससे क्या हुआ, जब दूसरा एस प्रभेद वाला जो इंजेक्ट किया गया था जिस चूहे को, उसमें क्या हुआ, निमोनिया नाम का रोग हो गया उस चूहे को और उस चूहे की मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो एस प्रभेद था, है ना, जो एस प्रभेद वाला जीवाणु था, अगर उसको हम लोग क्या किए, उबाल दिए और मार दिए, उस जीवाणु को ही खत्म कर दिए। किसमें, उच्च ताप में उसको गर्म करके। तब ये क्या किया, चूहों में रोग नहीं उत्पन्न कर पाया। और देखो पहला जब किए थे दोनों एक एक चूहे को इंजेक्ट किए, इंजेक्ट करने के बाद जो आर स्ट्रेन वाला था इंजेक्शन दिए थे जिस चूहे को, उसमें चूहे को ना रोग हुआ और ना उसकी मृत्यु हुई। लेकिन जिसमें एस स्ट्रेन वाला इंजेक्ट किए थे जिस चूहे को, जिस जीवाणु से, उससे क्या हुआ, उस चूहे की मृत्यु भी हो गई। और किस कारण हुआ था उसका मृत्यु, न्यूमोनिया रोग के कारण हुआ था, ठीक है। फिर जब उसके बाद क्या हुआ, इस दोनों
लक्षण को हटाकर हम लोगों ने क्या किया, जो एस प्रभेद था जिसके कारण चूहे की मृत्यु हुई थी, उस जीवाणु को पानी में डाला और उबाल दिया। उबालने के पश्चात क्या किया, फिर से उसको रखा, उस जीवाणुओं को इंजेक्शन में डाला और चूहे को लगा दिया। तो चूहे में क्या हुआ, ना रोग हुआ उत्पन्न, ना उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट देखते हैं उसमें। फिर अगर जब उसके बाद मरा हुआ जो चूहा था, मर गया वो चूहा, पहले जो मरा हुआ उसमें एस कारक और आर कारक वाला जो प्रभेद था जीवाणु का, उसको दोनों को मिलाकर क्या किए, इंजेक्ट किए, है ना। तो इससे क्या हुआ, चूहे में निमोनिया उत्पन्न हुआ, उसके कारण वो मर गया। जब उसका हम लोग देखे तो निष्कर्ष जब देखे तो उपरोक्त प्रयोग के आधार पर ग्रिफिथ ने क्या निष्कर्ष निकाला कि जब कोई पदार्थ मरे हुए एस प्रभेद के जीवाणु से जीवित आर प्रभेद वाले जीवाणु में प्रवेश हो जाते हैं, मतलब जो मरा हुआ जो प्रभेद था एस जीवाणु, वो अगर जीवित आर वाले प्रभेद में जीवाणु में प्रविष्ट हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, वो भी विरुलेंट हो जाता है। मतलब जो आर प्रभेद था, जो रोग उत्पन्न नहीं कर रहा था, वो मरे हुए एस प्रभेद के साथ मिलने के पश्चात वो भी जो प्रभेद था वो भी रोग उत्पन्न करने में रोग उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, फलता क्या हो जाता है, उसके पश्चात उसका जो निष्कर्ष होता है, जब दोनों को मिलाकर लगाए जाते थे जिस चूहे को इंजेक्शन, उस चूहे की भी मृत्यु हो गई, है ना। इस प्रक्रिया को उन्होंने क्या कहा, रूपांतरण कहा। रूपांतरण के लिए हम लोग इन शॉर्ट अगर इस प्रयोग को देखेंगे तो पहले में जब एस जो प्रभेद था, है ना, उसके कारण मृत्यु हो गई, चूहा मर गया। फिर जब आर प्रभेद था उसके कारण चूहा नहीं मरा, जिंदा था। लेकिन जब आर और एस मतलब अगर एस प्रभेद को जीवाणु को मार दिया और जीवित आर प्रभेद वाले जीवाणु के साथ मिला दिया और उस दोनों जीवाणुओं को मिलाने के पश्चात चूहे को फिर से इंजेक्ट किया, दूसरे चूहे को, तो वो चूहा भी मर गया रोग के कारण। तो इस क्रिया को क्या बोला, ग्रिफिथ ने रूपांतरण नाम दिया। इसका अध्ययन आप लोगों ने कक्षा 11वीं में किया था। अध्याय नंबर 2.2a जो था आप लोगों ने उसमें किया था, आप लोग याद करेंगे तो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोशिकीय निष्कर्ष का कौन सा भाग उत्तरदायी है। सन 1944 में एवेरी और मैक्लिक यॉर्ड एवं मैकॉर्टी ने ग्रिफिथ का प्रयोग को दोहराया और बताया कि जब S3 प्रकार है डिप्लोकोकस जीवाणु का, है ना, उसमें परिशोधित डीएनए माध्यम में 8 सेकेंड जीवाणु के साथ उपस्थित होता है। मतलब जो S3 वाला प्रभेद था, एस स्ट्रैंड जो था उसके साथ आर सेकेंड का स्ट्रैंड को उपस्थित होता है। तो जब आर सेकेंड वाला जो प्रभेद होता है ना, वो क्या करता है, जीवाणु S1 प्रकार के जीवाणु में रूपांतरित हो जाता है। S3 का प्रविष्टि किस में हुआ, R2 में। तो R2 में जो S3 का प्रविष्टि हुआ, तो जो R2 था वो कैसे रूपांतरित हो गया, S1 के रूप में रूपांतरित हो गया। क्लियर। इसमें क्या हो गया, इसे सिद्ध करने से इन्होंने संक्रामक प्रभेद S3 का डीएनए प्राप्त किया और उसे R2 में प्रभेद में प्रविष्ट करवाया। तो देखा कि R2 में S3 जैसे लक्षण आ गए। जब इस रूपांतरित प्रभेद का संवर्धन किया गया तो उनमें भी कैप्सूल बन गया था। हम लोगों ने कक्षा 11वीं में पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा तो, कि जो विषाणु या जीवाणु होते हैं, जब जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, जब किसी जीवाणु के ऊपर मतलब उसके जो बाहरी आवरण में क्या पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है, तो वो रोग वाहक का कार्य करता है। लेकिन अगर उस जीवाणु में कैप्सूल नहीं पाया जाता उसके बाहरी आवरण में, तो क्या करता है, वो रोग कारक नहीं होता है। तो इसमें देखा गया कि जो R2 था उसमें S3 के मिलाए जाने पर, S3 जीवाणु का प्रभेद मिलाए जाने पर R2 जो प्रभेद था उसमें क्या हो गया, उसका कैप्सूल बनना प्रारंभ कर दिया और क्या हो गया, वो रोग वाहक हो गया। इससे प्रमाणित होता है कि डीएनए ही वह पदार्थ है जो आर प्रभेद वाले जीवाणुओं में प्रविष्ट होकर उसे उग्र अवस्था एस प्रभेद में बदलता है। अतः डीएनए ही क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ है। उसका डीएनए ही जो है वो आकर किस में मिल जाता है, आर प्रभेद में। इसलिए वो क्या हो जाता है, रूपांतरित कर लेता है। ठीक है, देखो इसको क्या किया, कल्चर मतलब ये परख नली के माध्यम में रखा, उसके बाद इसको लगाया एस वाले को, है ना। तो क्या हो गया, एस प्रभेद को लगाया, इंजेक्ट किया, तो चूहे की मृत्यु हो गई। फिर जब आर जो नॉन विरुलेंट स्ट्रेन था उसको लगाया तो चूहा क्या था,
जिंदा था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर इन दोनों को मिला के लगाया तो चूहे का मृत्यु हो गया। और S3 क्या हुआ, हमको जब उसका क्या किए, निष्कर्ष देखे हम लोग चूहे की, जब डेड बॉडी था उसका जब हम लोग अध्ययन किए तो हमको पता चला कि इसमें S3 के जो प्रभेद थे वो उपस्थित थे। जीवाणु भोजियों द्वारा ट्रांजैक्शन, तो ग्रिफिथ का जो नियम था उसके अनुसार जो R सेकेंड था प्रभेद, उनमें किसका DNA आके मिल गया, S3 का DNA आकर मिल गया।